नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम एक ऐसी स्टॉक को ढूंढ करके लाए हैं जिसको कुछ चीज़ों को लेकर के लगता है कि अच्छा है, कुछ चीज़ों को लेकर कहते हैं कि अच्छा नहीं है। अब इनका क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, इस खास करके उन बातों को रखने की कोशिश करेंगे जो मार्केट में निवेशकों का इंटरेस्ट से जाए। सबसे पहली बात किया जाए तो इसकी स्टॉक प्राइस में आज एज ऑन डेट की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो 52 वीक की जो सबसे लोअर प्राइस थी वहां से 12% से ज्यादा उछल चुका है नियर अबाउट। और जो 52 वीक की सबसे हाई प्राइस हुआ करता था उससे करीब करीब 28% के आसपास की गिरावट, जहां पे हमने चार्ट ग्राफ में यहां पे देखने की कोशिश की। आखिर इनकी जो स्टॉक प्राइस थी इसमें बहुत ज्यादा अप डाउन क्रिएट करती हुई नजर आती है। तो फिर मार्केट में कंपनी करती क्या है और कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट कितना जाहिर होता है, आज की लर्निंग हम यही जानने की कोशिश करेंगे और ढूंढने की कुछ कोशिश करेंगे जो क्या इसमें कुछ ऐसी पोटेंशियल्स की बात, कुछ एक्सपेक्टेशन की बात किया जाता है। जो कंपनी कहती है इनके पास वाइड रेंज ऑफ डिजाइनिंग्स हों इस चीज को लेकर के, ये सारे के सारे जो काम धंधा इनका है वो है मेडिकल इक्विपमेंट्स। मेडिकल इक्विपमेंट्स में जहाँ बोटलिंग का काम है, ये ग्लासेस हैं, ये जो अलग अलग चाहे वो सेल्स कल्चरल प्रोडक्ट हों, क्रायोव्स की बात किया जाए या फिर लिक्विड सेंडिंग की बात किया जाए, जनरल लैब जो कि वेयर होता है उस पर कंपनी का कारोबार रहा। इसके अलावा कहती है कि पीसीआर प्रोडक्ट हैं, ब्राउन एंड रेक्स की बात कहती है, साथ में कहती है कि यूटिलिटीज भी इनके पास शामिल है, साथ में इनके पास माइक्रोकोपिस एंड द माइक्रो वेलोजिस वाली चीजें भी इनमें शामिल किया जाता है। और कंपनी अपनी प्रोडक्शन से केवल उतना ही नहीं कहती है कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं, साथ में इनोवेशंस हैं और डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी की बात भी रखती है। जहां चार्ट ग्राफ में हमने इनका एक साल की चार्ट को इस तरह से समझने की कोशिश किया, जो मार्केट में जब ट्रेंडिंग क्रिएट किया था यहां से देखिए ट्रेंडिंग बना। ट्रेंडिंग में क्या था, अपनी मल्टीपल रेजिस्टेंस इनके पास पुराने पड़े हुए हैं वहां के आसपास पहुंच जाती है कई बार। और जब बॉटम की बात किया जाए तो मल्टीपल जो बॉटम था उससे भी लुढ़कती नजर आती है। चलिए आज दोबारा मार्केट यहाँ पे देखा गया कि मार्केट में अब देखेंगे इसके ट्रेंडिंग में रिवर्सल आया। ट्रेंडिंग में रिवर्सल आया, ट्रेंडिंग का मतलब ये है चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, ट्रेंडिंग होते होते ट्रेंडिंग में रिवर्सल आया। क्या लगता है यहां से अब ये मल्टीपल जो इनके रेजिस्टेंस हैं क्या हासिल कर पाएंगे, ऐसा कुछ पोटेंशियल की बात किया जाए तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इनकी कुछ पॉइंट से लेकर के। जिस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक देखेंगे तो ये आंकड़ा ट्रेंड की बात कहती है, इसकी लेकर के ट्रेंड की बात करती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 4% से लेकर के और 47% तक की नुकसान बुक कर क्वार्टरली डेटाबेस में वो नियर अबाउट कह सकते हैं कि सेम ट्रेंडिंग है, सस्टेनिटी की बात कहती है, जबकि क्यू और क्यू बेसिस पे बेटर परफॉर्मेंस करती है, जबकि वाई और वाई बेसिस पे अप डाउन की सिचुएशन में 50% सेल बढ़ते हुए भी जो टोटल अदर सोर्स ऑफ इनकम इंक्लूड करके देखा जाए तो करीब कह सकते हैं 20% की डिक्लाइन दर्ज। जिस कंपनी का बुक वैल्यू कहता है 118 का, इंट्रिंसिक वैल्यू कहता है 166 रुपए का, फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू 360% की उछाल पे ट्रेड करती हुई नजर आती है। जबकि हायर और लोअर साइड में हमने क्या अवलोकन देखा, जो हायर साइड में ये करीब करीब 28% गिरा हुआ है और लोअर साइड से 12% चढ़ा हुआ है स्टॉक। इन दोनों के बीच में ये घूमती नजर आती, जहां पे इंडस्ट्रियल के पीई के बेसिस पे आज भी निवेशकों का इंटरेस्ट कूट के भरा हुआ है, जहां नंबर ऑफ शेयर 5 करोड़ 32 लाख कहता है, जिसकी वजह से करंट मार्केट की प्राइस करीब 2200 करोड़ से ज्यादा का अवलोकन आंकड़ा शेयर करती है। क्वालिटी की बात किया जाए तो 9 रुपए से ज्यादा पर शेयर की कमाई है और प्रमोटर का जो हैंड है वो थोड़ा सा ढीला है, जो कि 50% से कम का अवलोकन आंकड़ा देती है। आरओई आरओसी 8 से 10% के बीच में चलती है, जबकि डिविडेंड यील्ड भी करीब
47% का आंकड़ा देती है। इन सब के अलावा इन पार्टों को हम जरूर देखने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या है। यहाँ पे हम डबल लाइन कई बार 4 लाइन कहते हैं। कंपनी कोई भी कारोबार करती हो, उनको प्रॉफिट के बेसिस पे यदि कंपेयर करते हैं, मानते हैं जो 100 रुपए कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, उसके मुताबिक 133 रुपए का इनका रिस्क मार्केट में उधार थी, जो कि लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक दर्ज कर। कंपनी करती क्या क्या है, जैसे हमने उसकी वेबसाइट्स के थ्रू देखा था। जो कंपनी का नाम है तारसन्स प्रोडक्ट लिमिटेड, जो कि इंडियन लैब वेयर कंपनीज हैं, इंगेजिंग इन द डिजाइनिंग हो, डेवलपमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मार्केटिंग हो, चाहे वो कंज्यूमेबल हो, रीयूजेबल हो, और अदर का जो हम इंक्लूडिंग द बेंच स्टॉप हो, इक्विपमेंट्स हो, यूज इन द वेरियस लेबोरेटरीज आइटम में इनका कारोबार डील करती नजर आती है। प्रोडक्ट से लेकर के डिजाइनिंग तक की बात को सामने रखा है। तो लास्ट 12 महीने की डेटाबेस इसको लेकर कहती है जो सेल्स अप डाउन के सिचुएशन में सस्टेन कर रही है और प्रॉफिट भी सस्टेन करने की कोशिश में लगी हुई नजर आती है। लेकिन पिछले कुछ पीरियड से अप डाउन के सिचुएशन, चाहे प्रॉफिट की नंबर हो, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ही बात क्यों ना हो, इसमें दर्ज करती है ईयर ऑन ईयर बेसिस। H1 की डेटा के मुताबिक जो कंपनी ने सेल आउट किया उसका ट्रेंडिंग ये बनता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 19 करोड़ की बुक करती है, जिसमें से कंपनी के पास 16 करोड़ का अदर सोर्स ऑफ इनकम ही जनरेट होता है। 19 करोड़ की टोटल इनकम में कितना का 16 करोड़ का अदर सोर्स ऑफ इनकम से ही आती है। तो कंपनी में 3 करोड़ की अपनी खुद की कमाई बचाती है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन साइड की ट्रेंड में। रिस्क एनालाइज को जानने से पहले यदि हम इनकी ओवरऑल बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करें, तो ये समझ में आई जो कंपनी ओवरऑल बिजनेस से नेट इनकम मार्जिन 15% की सेविंग करती है, जिसके उपरांत यदि हम रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश करें तो केवल 3 महीने की रिस्क फैक्टर से ज्यादा की बातें कहती है। जो इंप्रूवमेंट होना चाहिए था उसकी बजाय यहाँ पे डेट ऑफ स्टेटस इंक्रीज होती है। बैलेंस शीट के मुकाबले कंपेयर करते हैं यदि कर्ज की सिचुएशन को, तो पिछले पीरियड से तो कम करती नजर आती है, लेकिन बाकी सब चीज को लेकर देखा जाए तो इनके पास फिक्स एसेट्स अच्छी खासी, वर्किंग प्रोग्रेस अच्छी खासी, और बाकी कुछ मार्केट में चाहे उधार हो या कैश का ही पॉइंट कौन हो, इन्वेंट्रीज का ही मामला क्यों ना हो, शामिल कर, जिसको लेकर ये दर्ज करती है कि ओवरऑल सेल्स के मुकाबले जो आउटस्टैंडिंग पार्ट था वो मार्केट में 22% का आंकड़ा कहती है, और प्रॉफिट के नंबर से जो आउटस्टैंडिंग पार्ट था वो 35% के आंकड़े। इसके अलावा यदि निवेशकों के इंटरेस्ट जानने की कोशिश करेंगे तो सीजीआर के मुताबिक देखा है तो कंपनी कुछ चीजों को लेकर अच्छी बात है, कुछ लेकर नहीं। यदि कंपेयर करते हैं इसको जीएमआर एयरपोर्ट में कंपेयर करना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी यदि लेबोरेटरीज आइटम से डील करती है, शायद जीएमआर से कंपेयर करना या एसबीजीएन से कंपेयर करना उचित नहीं लगता। लेकिन यदि शायद इसको यहाँ पे रखा गया है तो डिविडेंड भी कंपनी 2 रुपए का दिया है, तो आखिर सेगमेंट वाइज जानना जरूरी पड़ जाएगा कि आखिर सेगमेंट क्या है कंपनी का, किससे ज्यादा पैसे कमाते हैं। यदि कंपनी ने इस तरह का कोई आंकड़ा साझा किया होगा तो शायद हम इसको कैप्चर करेंगे, फिलहाल ऐसा कोई भी डेटाबेस नहीं किया। अर्थात यदि मेडिकल इक्विपमेंट्स पे कंपनी कामकाज करती है तो इसको कंपेयर करने के लिए चाहे पॉलीमेड्स हों, न्यूरिकाज हों, न्यूरिका लैब की बात किया जाए, या सी एस अर्जस वाली जो कंपनी है, इसका नाम जिसका पूरा नाम समझा जा सकता है, उसको जरा देखने की कोशिश कर देंगे। इन सब कंपनियों से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ के पीयर्स के मुताबिक इसको कंपेयर सिग्नेटिव इंडिया हो, राइट्स हो, उससे कंपेयर किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे कई बार इंडस्ट्रियल की पी के मुकाबले जो क्राउड दिखता है वो कई बार सटीक भी होता है, कई बार नहीं, और नियर अबाउट की बात रख। यदि हम निवेशकों का इंटरेस्ट को जाने इस कंपनी में तो कह सकते हैं कि 1 लाख से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट आकर्षित करता है, क्योंकि कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 47% बनी हुई है, और साथ में यदि हम एफआई की बात करें तो एफआई सबसे ज्यादा है जो कि 8% की होल्डिंग। कोई भी डीआई नहीं है, डीआई के पास कभी हुआ करता था जमाने में, लेकिन आजकल कोई डीआई यहाँ पे अपनी
परछाई नहीं रखी है, लेकिन आम पब्लिक के पास 44% की होल्डिंग में देखा जाए तो एक कंपनी है क्लियर विजन्स इन्वेस्टमेंट। अब ये नाम से तो पता चलता है कि शायद ये इंडिया से बाहर की कंपनी है। पीटीई लिमिटेड हो सकता है सिंगापुर हो, दुबई दुबई की नहीं, दुबई में तो एलएलसी लगता है। इसके अलावा किसी और कंट्री की कंपनी हो सकती है पीटीई का, उसका 23% का यहाँ होल्डिंग है। बाकी कुछ और भी कंपनियां हैं जिनके पास 4% की होल्डिंग बनती है। एक प्लस्टस वेल्थ कंपनी के पास अल्टीमेटली करीब 1 लाख के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट रखता है। और यहाँ पे हमने इसके मुताबिक देखा है तो कुछ इनकी रिटर्न की बात तो नहीं कहती, लेकिन रिस्क की बात जरूर रखती है। रिस्क कहते हैं कंपनी पुअर सेल्स में है, कैपिटलाइज जो इंटरेस्ट कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा रहा है, और साथ में कंपनी डिविडेंड पे आउट भी जो कहती है कि लगातार 3 सालों में काफ़ी पुअर किया है। तो चलिए, जब नहीं कुछ दे रहा था तो कुछ तो दिया। पहली बार तो 2024 में 2 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने शेयर किया। इसके अलावा जो यदि कुछ सालों के डेटाबेस को देखा जाए, जब से लिस्टिंग हुआ उस दिन से मार्केट इसकी चली नहीं। ओवरऑल देखा गया कि लिस्टिंग के बाद से 33% की कमी आई है स्टॉक में, कुछ पीरियड को छोड़ करके। तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इनकी स्टॉक प्राइस में 1 साल जब से लिस्टिंग हुआ है, लिस्टिंग कब हुआ था, इसी साल हुआ था 28 शायद, कब लिस्टिंग, शायद 1 साल पहले लिस्टिंग हुआ था ना, 52 वीक में लिस्टिंग कब हुआ था इसका, नियर अबाउट की प्राइस देखा जाए तो 1 सेकंड शायद थोड़ा सा आ रही है डेटा, और ये कह सकते हैं कि इनका जो डेटा आया था वो जनवरी में इसकी लिस्टिंग हुई थी। जनवरी से लेकर के अभी तक देखा है तो ये बार बार एक रेजिस्टेंस पे आने की कोशिश में था, लेकिन चला नहीं, बार बार बॉटम के आसपास अटक गई और दोबारा मार्केट चलने के लिए उतावला क्रिएट करती हुई नजर आ पाती। इसको कहते हैं ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक भी कहा जा सकता है। और दोस्तों, हमारे साइड से कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी किसी कंपनी को लेकर, किसी प्रोडक्टिविटीज को लेकर शामिल नहीं होता। ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, और गोल्डन रूल को हमेशा डिस्कस करते हैं। कहते हैं यदि पैसे बनते हैं तो बनाना चाहिए, नहीं बनते हैं तो कैपिटल को बचाते रहना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग मित्रों।